नमस्कार। डे 6 की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि आने वाले एग्जाम्स के लिए हमने अलग से एक नई सीरीज़ चलाई है। इसको जो है हमने डे 1 डे 2 इस तरह से जो है नाम दिए हैं। आज डे 6 पार्ट जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करते हैं। और अगर आप HPRC के ऑनलाइन एग्जाम्स को उठाकर देखेंगे और इस सीरीज़ के हर एक पार्ट को देखेंगे तो आपको हर एक पार्ट से जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि हमने जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर कवर किए हैं। और जैसे जैसे HPRC के ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं एज पर रिक्वायरमेंट यहाँ पर भी जो है चेंजेस लाई जा रही हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से भी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड 2025 एज द ईयर ऑफ। तो बोलते हैं कि रक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है। देखिए, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने जो है वो 2025 को जो है वो घोषित किया है ईयर ऑफ रिफॉर्म के तौर पर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। ईयर ऑफ रिफॉर्म के रूप पर जो है वो भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने जो है वो 2025 को डिक्लेयर किया है। हमने ऐसे ही जो है वो पढ़ा था कि यूनाइटेड नेशन ने अलग अलग ईयर्स को जो है वो अलग अलग तरह से डिक्लेयर जो है वो किया है। तो एक बार उसको यहाँ पर लिंक कर जो है वो रिवाइज करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है, तो डेफिनेटली पूछा भी जाएगा। तो ये रिवीजन हम 2024 से जो है वो स्टार्ट करते हैं। 2024 को जो है वो यूएन के द्वारा जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कम्युनिटीज जो है वो घोषित किया गया और ये क्वेश्चन तो HS में पूछा भी जा चुका है। और आगे बोलते हैं 2025 को। 2025 को जो है वो एक तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिक्लेयर किया गया है, दूसरा इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, और तीसरा इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, और चौथा इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट जो है वो घोषित किया गया है। अभी 2026 में जब आप एंटर करेंगे तो 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट जो है वो घोषित किया गया है। 2027 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ लीगल लिटरेसी और इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रिसाइलेंट टूरिज्म जो है वो घोषित किया गया है। तो 2025, 26 और 24, 25, 26, 23 के आपने इंपॉर्टेंट नाम याद रखने हैं कि किस किस को कैसे घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026। तो यहाँ पर बात की गई है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत का क्या रैंक है। तो जलवायु परिवर्तन ये प्रदर्शन सूचकांक 2026 का है, इसमें भारत का 23 रैंक जो है वो रहा है। इससे पहले अगर आप पार्ट 1 देखेंगे ना तो हम इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस को डिस्कस कर चुके हैं और वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि 2025 में इंडिया का जो है वो 10th रैंक रहा है। थोड़ा डिटेल से देखते हैं, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर बोलते हैं ये जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये एक रिपोर्ट है जो कि ज्वाइंटली पब्लिश की जाती है ग्रीन वॉच और द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। अगर हम 2026 की इस रिपोर्ट को देखते हैं तो ये COP30 जो UN की COP30 क्लाइमेट समिट थी वहां पर इसको जो है वो पब्लिश किया गया और इसमें जो है वो टॉप के 3 स्थान जो है वो खाली रहे हैं। चौथे नंबर पर डेनमार्क जो है वो रहा है और डेनमार्क को कितने पॉइंट मिले हैं, डेनमार्क को जो है वो 80.52 पॉइंट जो है वो मिले हैं। तो कई बार पॉइंट भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो डेनमार्क को 80.52 पॉइंट मिले हैं। और दूसरे नंबर पर यूके रहा है, 70.8 पॉइंट यूके को मिले हैं। तीसरे नंबर पर मोरक्को रहा है, मोरक्को को 70.75 पॉइंट जो है वो मिले हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया ना कि पहला, दूसरा, तीसरा स्थान खाली था। तो चौथा नंबर था डेनमार्क का, पांचवा यूके का, छठा मोरक्को का। ठीक है, और आगे बोलते हैं इंडिया के रैंक की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया ना इससे पहले 10वें नंबर पर था 2025 में, अब 2026 में ये 23 नंबर पर जो है वो पहुंच गया है। तो मतलब 13 प्लेसेस जो है वो स्लिप किया है और इंडिया का जो स्कोर रहा है वो 61.31 जो है वो रहा है। तो इंडिया का स्कोर आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं सबसे इस इंडेक्स में सबसे बॉटम पर कौन सी कंट्री रही है, तो सऊदी अरबिया जो है वो सबसे नीचे रहा है। सऊदी अरबिया का जो है वो 67th रैंक रहा है या फिर 67th पोजीशन जो है उस इंडेक्स में रही है। सऊदी अरबिया का जो स्कोर रहा है वो 11.9 जो है वो सऊदी अरबिया का स्कोर रहा है। अगर हम वैसे ही देखेंगे कि सऊदी अरबिया से पहले कौन सी कंट्री है, तो सऊदी अरबिया से पहले जो है वो ईरान का रैंक रहा है 66th और ईरान का स्कोर 14.33 जो है वो रहा है। चाइना जो हमारा पड़ोसी है उसकी बात करें तो उसका रैंक 54 रहा है। यूनाइटेड स्टेट की बात करते हैं तो 65 रहा है और ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट एमिटर जो हैं वो रहे हैं और ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो इस रिपोर्ट के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने एक साथ पढ़ लिए। अब क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स वाला क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। बाकी की अगर आप 2025 के इंडेक्सेस जानने हैं तो
डे 1 की सीरीज को देखना, वहां से अभी ऑनलाइन एग्जाम्स में कम से कम 3-4 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और भी एक्सपेक्टेड हैं कि बाकी इंडेक्स भी वहां से कवर होंगे ही होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन एडेड एज द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ आसियान इन अक्टूबर 2026। तो बोलते हैं कि अक्टूबर 2026 में आसियान का नया सदस्य या फिर नए सदस्य के रूप में जो है वो किसको जोड़ा गया है। तो 2026 में अगर हम बात करते हैं कि आसियान के नए सदस्य के रूप में जो है वो किसको जोड़ा गया है, तो वो ईस्ट तिमूर को जो है वो जोड़ा गया है। किसको जोड़ा गया है? ईस्ट तिमूर को जोड़ा गया है। अब हम आसियान के बारे में जो है वो बात करते हैं थोड़ी सी। आसियान में ईस्ट तिमूर को जोड़ा गया है और आसियान में टोटल 10 कंट्रीज आती थी, अभी ईस्ट तिमूर जुड़ा है तो टोटल 11 कंट्रीज यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पर बोलते हैं कि आसियान में कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज जो है वो आती हैं। इसकी मेंबर कंट्रीज में आपने ध्यान रखना है, ब्रुनई आता है, कंबोडिया आता है, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और तिमूर लिस्ते जो है 11वें नंबर का मेंबर जो है वो बना है। आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान की स्थापना कब की गई थी? ये भी एक जनरल जीके का क्वेश्चन ये बनता है, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन। 1967 में जो था वो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। अगर हम बात करते हैं कि आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है, आसियान का हेडक्वार्टर जो है वो इंडोनेशिया जकार्ता में जो है वो स्थित है। तो इतना सब आसियान के बारे में आपको पता चल गया। बस यही बेसिक पॉइंट जो है वो आपने आसियान के बारे में जो है वो ध्यान रखने हैं। आसियान का नया मेंबर बना है वो भी आपको पता चला। यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ साथ में कि ये जो तिमूर लिस्ते या फिर ईस्ट तिमूर जो आसियान का मेंबर बना है, ये आसियान का यंगेस्ट मेंबर हुआ और अक्टूबर 2025 में बना है। आसियान की 47th समिट हुई थी कुआलालंपुर में, तो वहाँ पर जो है ये बना था। ठीक है, ये 47th नंबर की समिट कहाँ पर हुई थी? कुआलालंपुर में जो था ये हुई थी, ये भी ध्यान रखें। और कुआलालंपुर जो है वो कौन सी कंट्री में आता है? तो वो मलेशिया कंट्री में जो है वो आता है, वो मलेशिया में जो है वो आता है, इतना पता होना चाहिए। अच्छा, अगर यहाँ तक वीडियो को देखते देखते आप पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। हम इस वीडियो में जो है लाइक का टारगेट रखते हैं, 1000 लाइक का टारगेट। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर इज द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड ऑफ। तो बोलते हैं द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है कौन सी कंट्री का? तो ये ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर अवार्ड जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था और बोलते हैं कि ये कौन सी कंट्री का जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये जो है वो कुवैत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। देखिए, दिसंबर 2024 में इन्हीं दिनों की बात थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो था वो कुवैत गए थे और वहां पर उनको जो है ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यहाँ का दिया गया, जिसको जो है वो ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर जो है वो बोला जाता है। ये जो ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर अवार्ड है ये 1974 में जो था वो इंस्टीट्यूटेड किया गया था और इसको तभी से जो है वो ग्लोबल लीडर्स को जो है वो दिया जाता है। मतलब अलग अलग लीडर्स को दिया जाता है जिनके कुवैत के साथ जो है वो अच्छे संबंध हैं, उन लीडर को दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो और भी अवार्ड मिल चुके हैं, जैसे कि अभी की हम बात करें तो वो इथोपिया गए थे, इथोपिया का उनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है वो दिया गया। इथोपिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है द ग्रेट ऑफ ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। ये अवार्ड जो है वो उनको प्रधानमंत्री साहब को दिया जा चुका है जब वो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो ब्राजील का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी दिया जा चुका है, द ग्रांड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ साउदर्न क्रॉस कर जो है वो इसका नाम है, ये दिया जा चुका है इनको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनको ही जो है वो नामीबिया का जो है वो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी दिया गया। इसका नाम है द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविचिया मिराबिल्स, ये इनको जो है वो दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जो है वो घाना कंट्री का भी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया जा चुका है। जब वो घाना की यात्रा पर गए थे तो इनको जो है वो ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना अवार्ड भी जो है वो दिया जा चुका है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो सिप्रस कंट्री का भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जा चुका है, द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 कर इसका नाम है, ये भी इनको दिया जा चुका है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है जब वो अलग अलग कंट्री के दौरे पर गए तब उनको जो है ये अलग अलग अवार्ड जो है वो दिए गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो अवार्ड दिए गए हैं उन अवार्ड्स के नाम आपने याद रखने हैं। अच्छा, जैसे हम पढ़ रहे हैं यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कंट्री में गए तो उनको ये अवार्ड दिया गया, यहाँ गए तो ये अवार्ड दिया गया, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो कौन सा है। इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ना वो भारत रत्न कर जो है वो है, और भारत रत्न जो है वो 1954 से जो है वो दिया जा रहा है। सबसे पहली बार जो है वो भारत रत्न किसको दिया गया था?
ये जो है वो सी राजगोपालाचारी को दिया गया था, जो कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था और सर सीवी रमन को जो था वो दिया गया था। तो इनको ये पहली बार दिया गया था 1954 में। और भारत रत्न जो है वो क्या कभी नॉन इंडियंस को भी दिया जा चुका है? तो हाँ, दो ऐसे मौके हुए हैं जब भारत रत्न जो है वो नॉन इंडियंस को दिया गया। एक तो ये 1987 में खान अब्दुल गफर खान को दिया गया जो पाकिस्तान के थे, और एक बार ये साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला को दिया गया। नेल्सन मंडेला को ये जो है वो 1990 में जो था वो दिया गया था। तो ये आपने ध्यान रखना है। इंडिया का भी पता होना चाहिए, जब हम बाकी कंट्रीज के पढ़ रहे हैं तो इंडिया का क्यों ना पता हो। अभी हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे जो है वो क्या पूछा गया, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, JBT एग्जाम के लिए, पटवारी एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज में हमने मौका रखा था कि टॉप के 100 एस्पिरेंट्स को जो है वो यहाँ पर डिस्काउंट दिया जाएगा, ताकि वो अपनी स्टडी को प्रॉपर शेप दे सकें, वो आने वाले भविष्य के लिए बेहतरी से जो है वो काम कर सकें। तो आप जो है वो जुड़ सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ टॉप 100 में जो है वो सीट्स बची हैं टॉप स्लॉट 4 में, वहां पर आप जुड़ सकते हैं टाइमली। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी एज डिसाइडेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो ये इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब जो है वो मनाया जाता है? डेमोक्रेसी के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है वो एक संकल्प द्वारा निर्धारित किया कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो है वो मनाएंगे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सितंबर के महीने में, और 15 सितंबर को जो है ये मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हम पहले तो सितंबर महीने के ही इंपॉर्टेंट डेज को जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। सितंबर महीने में जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज जो है वो मनाए जाते हैं। तो सितंबर महीने के इंपॉर्टेंट डेज की एक प्रॉपर लिस्ट है, जैसे कि 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे जो है वो मनाया जाता है, और 2 सितंबर के बाद 5 सितंबर को सितंबर महीने का इंपॉर्टेंट डे टीचर्स डे जो है वो आता है। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के एनिवर्सरी पर, बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। 8 सितंबर को भी इंपॉर्टेंट डे आता है, वो इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर के बाद जो है वो एक डे आता है 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि ये कब मनाया जाता है। और 11 सितंबर को नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे जो है वो मनाया जाता है। और उसके बाद हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। 15 सितंबर को इंजीनियर डे इंडिया में जो है वो हम मनाते हैं, और 15 सितंबर को ही जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी भी मनाया जाता है। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे जो है वो मनाया जाता है। आप मुझे बताइए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था, ये कौन से ईयर में जो था वो साइन हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और उसके बाद 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे जो है वो मनाया जाता है। 18 सितंबर के बाद 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो है वो मनाया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है। इंटरनेशनल पीस डे जो है वो कब मनाया जाता है? और उसके बाद 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस जो है वो मनाया जाता है। अंत्योदय दिवस को जो है वो मनाया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय को ऑनर करने के लिए, इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है वो होती है। तो ये इंपॉर्टेंट डे जो है वो आपने सितंबर महीने के, हाँ एक इंपॉर्टेंट डे रह गया सितंबर महीने का 27 सितंबर। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सब आपने इंपॉर्टेंट डेज के बारे में जो है वो ध्यान रखना है। तो इंपॉर्टेंट डेज हमने यहाँ पर रिवाइज कर लिए। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, बोलते हैं विच गुजराती फिल्म वॉन 70th नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज। बोलते हैं किस गुजराती फिल्म ने जो है वो राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए जो है वो 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। तो जो 17th नेशनल फिल्म अवार्ड जीता गया है वो कौन सी गुजराती फिल्म के द्वारा जीता गया है? ये जो है वो जीता गया है किसके द्वारा? ये कच्छ एक्सप्रेस कर जो है वो एक फिल्म है, इसके द्वारा जो है वो जीता गया है। देखिए ये जो है ना, ये है 70th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 17वें नंबर का जो है ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, ये जरूर ध्यान रखना। इसके बाद जो है वो 71st नंबर के भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए जा चुके हैं, जिनको हम इससे पिछली वीडियो में जो है वो रिवाइज कर चुके हैं। डे 5 में वो इंपॉर्टेंट डेज जो है वो रिवाइज हो चुके हैं। तो ये जरूर ध्यान रखना आपकी, ये 17वें नंबर का है। हम ओवरऑल करंट अफेयर्स को यहाँ पर जब रिवाइज कर रहे हैं ना, तो
एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैड ग्रेटर शेयर देन इंडिया इन द ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट इन 2023। तो बोलते हैं कि 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश का भारत से अधिक हिस्सा था। 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में अगर हम बात करते हैं कि जो ग्लोबल सर्विसेज में है उनमें जो है वो भारत से ज़्यादा हिस्सा जो है वो किसका है, तो ये जो है वो आयरलैंड का जो है वो भारत से अधिक हिस्सा जो है वो यहाँ पर रहा है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अच्छा, आयरलैंड का जो है वो 3rd रैंक जो है वो रहा है ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट में। अगर हम आयरलैंड की हिस्सेदारी देखते हैं तो वो 11.9% जो है वो रहती है। उसी तरह अगर हम इंडिया की हिस्सेदारी देखेंगे तो इंडिया की हिस्सेदारी जो है वो कितनी रहती है, इंडिया की हिस्सेदारी जो है वो 8.7% जो है वो रहती है। और इंडिया का क्या रैंक रहा है यहाँ पर, इंडिया का रैंक आपने ध्यान रखना है कि इंडिया ने 6th रैंक जो है वो यहाँ पर हासिल जो है वो किया है ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट में। ये 2023 का जो है वो रैंक है। और इस तरह का अगर रैंडम क्वेश्चन पूछा गया तो एज सच ही पूछ लिया जाएगा, या फिर परसेंटेज पूछ ली जाएगी, या फिर इस तरह से कुछ भी घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाएगा, परंतु ज़्यादा डेप्थ में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इसरोज मॉड्यूल रेंटर्ड द एटमॉस्फेयर एंड इम्पैक्टेड द इंडियन ओशन ऑन अप्रैल 4, 2025 नेम द मॉड्यूल। तो बोलते हैं कि इसरो के मॉड्यूल ने वायुमंडल में फिर से प्रवेश किया और 4 अप्रैल 2025 को हिंद महासागर को प्रभावित किया। इस मॉड्यूल का नाम क्या है। देखो, इसरो का एक मॉड्यूल ऐसा है जो ऊपर गया था और वहां से वापस फिर से जो है वो धरती पर, या फिर आप कहेंगे कि इंडियन ओशन पर आकर जो है वो लैंड करता है या फिर गिरता है आकर। हुआ क्या, पूरी बात हम समझेंगे। पहले इसका इसरो के इस मॉड्यूल का नाम देखिए तो इसका नाम है पोएम 4, POEM 4 कर जो है वो इसका नाम है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा मैं डिटेल से बताता हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर आपका हो सके। देखिए, बोलते हैं ये इसरो का एक मॉड्यूल है, इसने री एंटर किया है फिर से एटमॉस्फेयर में। ऐसा बड़ा कम हुआ है कि कोई भी ऊपर सैटेलाइट गया हो, कोई भी ऊपर चीज़ गई हो, वो वापिस आकर जो है वो यहाँ पर नीचे धरती पर जो है वो आती है। परंतु इसरो ने जो है वो इस तरह की उपलब्धि जो है वो हासिल की है। इसरो का ये मॉड्यूल इंडियन ओशन में आकर गिरता है 4 अप्रैल 2025 को। इसका नाम POEM था। POEM का मतलब है PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। और बोलते हैं अब स्पेस में भी बहुत ज़्यादा कूड़ा कबाड़ इकट्ठा हो रहा है। जैसे अलग अलग कंट्री सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करती रहती हैं, उसको स्पेस डेब्रिस जो है वो बोला जाता है। तो स्पेस डेब्रिस को मैनेज करने के लिए ये एक तरह से जो है वो सक्सेसफुल मैनेजमेंट एफर्ट्स जो हैं वो इंडिया के द्वारा किए गए हैं। और इसरो के बारे में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। इनफैक्ट HAS में भी इसरो के अलग अलग सैटेलाइट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। हम इसरो की भी बात यहाँ पर कर ही लेते हैं जब क्वेश्चन बना ही है। देखिए, इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी है। इसरो की स्थापना जो था वो कब की गई थी और इसरो का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है। इसरो की स्थापना 1969 में जो था वो की गई थी और इसरो का जो हेडक्वार्टर आता है वो बेंगलुरु में आता है। इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया एक बार चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 ने जो है वो स्पेस में जाकर जो है वो सक्सेसफुल, चंद्रमा पर जाकर जो है वो इसने सक्सेसफुली जो है वो लैंड किया। और चंद्रयान 3 के लैंड करने के बाद जो है वो इंडिया ने डिसाइड किया कि जब ये लैंड किया तो उस दिन को हम जो है वो नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएंगे। ये 23 अगस्त को लैंड किया था, तो 23 अगस्त को हम हर साल जो है वो नेशनल स्पेस डे जो है वो मनाते हैं। अगस्त 23 जो है वो नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाता है। और ये नेशनल स्पेस डे ना बहुत पहले से नहीं मनाया जा रहा, ये पहली बार अगस्त 23, 2024 को मनाया गया था और 2025 में ये दूसरी बार जो है वो मनाया गया है। नेशनल स्पेस डे 2025 की थीम क्या रखी गई थी? इसकी थीम रखी गई थी आर्यभट्टा टू गगनयान, एंशियंट विजडम टू इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज। ये आपको पता होनी चाहिए इसकी थीम भी। ठीक है जी, इतना सब जानने के बाद अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विच सिटी हैज सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 इन मिलियन प्लस कैटेगरी, यानी कि सुपर स्वच्छ लीग में जो है वो बोलते हैं कि फर्स्ट पोजीशन किस जो है वो सिटी की रही है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में। जून जुलाई महीने में जो था ये रिपोर्ट आई थी और इसमें फर्स्ट पोजीशन जो है वो इंदौर की रही। इंदौर हमें सबसे पहले नंबर पर देखने को मिला। हम जानेंगे थोड़ा सा और भी इस स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 की रिपोर्ट के बारे में।
देखिए जो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट आई 2024-25 में, इसमें जो है वो अलग अलग सिटीज़ को अवार्ड दिए गए। मिलियन प्लस सिटीज़ यानी कि जिन सिटीज़ की पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है, उन सिटीज़ में जो है वो इंदौर के द्वारा जो है वो टॉप किया गया। इंदौर के बाद जो है वो सूरत का नंबर रहा, उसके बाद नवी मुंबई रहा और उसके बाद विजयवाड़ा जो है वो रहा। अब ऐसी सिटीज़ की भी बात करेंगे जिनकी पॉपुलेशन 3 लाख से 10 लाख के बीच में थी, उनमें जो है वो नोएडा जो है वो टॉप में रहा है और चंडीगढ़ दूसरे नंबर पर, मैसूरू जो है वो तीसरे नंबर पर जो है वो रहा है। हम ऐसी सिटीज़ की बात भी करेंगे जिनको स्वच्छ शहर जो है वो घोषित किया गया है। स्वच्छ शहर में अगर हम देखते हैं तो मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन में जो है वो अहमदाबाद को जो है वो स्वच्छ शहर जो है वो घोषित किया गया है। भोपाल इसमें दूसरे नंबर पर रहा है स्वच्छ शहर में और तीसरे नंबर पर लखनऊ रहा है। ये हम बात कर रहे हैं स्वच्छ शहर की। इससे पहले हम बात कर रहे थे जो यहाँ पर लिखा गया है सुपर स्वच्छ लीग, सुपर स्वच्छ लीग कैटेगरीज में भी अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं स्वच्छ शहर में ही कि 3 से लेकर 10 लाख पॉपुलेशन वाले शहरों में कौन सा पहले नंबर पर रहा है, तो मीरा भयांदर शहर पहले नंबर पर रहा है। बिलासपुर हिमाचल वाला नहीं, छत्तीसगढ़ वाला दूसरे नंबर पर रहा है। जमशेदपुर तीसरे नंबर पर रहा है। तो यहाँ पर अब देखो मैंने इतना डाटा बता दिया, क्या क्या याद रख लेंगे आप एकदम से। तो अगर आपको क्विकली कुछ याद रखना है तो मैं क्विक वे में बताता हूं कि सुपर स्वच्छ लीग सिटीज़ में आप इंदौर का नाम याद रख लीजिए और स्वच्छ शहर में आप अहमदाबाद का नाम याद रख लीजिए। ठीक है, इतना आप रखिए क्विक में याद, और बाकी का तो आप अगर डिटेल में नोट कर रहे हैं तभी याद रह पाएगा आपको। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर कॉमनवेल्थ गेम्स आर टू बी हेल्ड इन 2026। तो 2026 में होंगी कॉमनवेल्थ गेम्स और 2026 की कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट भी हैं। क्यों इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको बताऊंगा, परंतु 2026 की जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने जा रही हैं वो कहां पर होने जा रही हैं। 2026 की कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में जो है वो होने जा रही हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब ग्लासगो स्कॉटलैंड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहले ये डिसाइड हुआ था कि 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगी वो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में जो है वो ऑर्गेनाइज की जाएंगी, परंतु ऑस्ट्रेलिया पीछे हट गया कि भाई हम जो है वो इनको होस्ट नहीं करेंगे। और इन्होंने कहा कॉस्ट संबंधित, इन्होंने जो है वो यहाँ पर इशू दिए, अपने कॉस्ट संबंधित कंसर्न दिए कि हम भाई पैसों के चलते इसको नहीं होस्ट करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर किसी ना किसी कंट्री को तो आगे आना ही था। फिर स्कॉटलैंड का सामने आया कि हम ग्लासगो में कर देंगे और बहुत बड़ा ये इवेंट नहीं होगा, ये भी कहा गया। ठीक है, कि इसमें कुछ गेम्स को कट भी किया गया है और बोलते हैं कि इसमें 10 स्पोर्ट्स यानी कि 10 खेलों को लेकर ही जो है वो इवेंट्स करवाए जाएंगे अलग अलग। अब यहाँ पर ना कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इंडिया जो है वो कॉमनवेल्थ गेम होस्ट करने जा रहा है। अब इंडिया कौन से ईयर में होस्ट करेगा कॉमनवेल्थ गेम्स को, जहां पर ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज पीछे हट रही हैं कि यहाँ पर वेस्टेज ऑफ मनी है, हम इनको होस्ट नहीं करेंगे, वहीं पर इंडिया आगे जा रहा है और इंडिया बोल रहा है कि हम 2030 में रेडी करने इसको जो है वो होस्ट करने के लिए जो है वो रेडी हैं। और 2030 में ये कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो कहाँ पर होस्ट की जाएंगी, इंडिया में भी। इंडिया के अहमदाबाद सिटी को जो है वो इसमें रखा गया है कि अहमदाबाद में जो है वो हम कॉमनवेल्थ गेम्स को जो है वो कंडक्ट जो है वो करवाएंगे। तो 2026 की पता चल गई, 2030 की जो है वो अहमदाबाद अपने भारत में ही जो है वो होने जा रही हैं। एक तो ये 2030 वाला क्वेश्चन पक्का बनेगा और दूसरा 2026 वाला क्वेश्चन भी पक्का बनेगा। पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स में तो आप सेट ही रखिए इन क्वेश्चंस को, और HPRC के ऑनलाइन करंट अफेयर्स में जो है ये कहीं ना कहीं पर आपको जरूर देखने को मिलेंगे 2026 और 2030 के कॉमनवेल्थ से रिलेटेड MCQ बेस्ड क्वेश्चन। आगे देखिए क्या बोलते हैं हु वॉन द एबल प्राइज 2024 फॉर मैथमेटिक्स। तो बोलते हैं गणित के लिए एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन को हम डे 5 की सीरीज में जो है वो पढ़ चुके हैं और अभी आप कमेंट कर बताइए कि एबल प्राइज 2025 फॉर मैथमेटिक्स जो है वो किसको दिया गया है। जल्दी से कमेंट कर अपना आंसर बता दीजिए। और टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।